हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12 मार्च के सभी करंट अफेयर को। आराम से सेशन को देखिएगा, थोड़ी सी सर्दी है तो हो सकता है आवाज आपको अलग लगे। कोऑपरेट कीजिए, पूरा समझ में आएगा। एक फैक्ट जो भी मैं आपको बताऊं नोट कीजिएगा, आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। पीडीएफ कहां मिल जाएगी? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का देखिए। स्वतंत्र भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई, वे कौन थे? तो भारत की आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के पहले जज जिनके ऊपर इंपीचमेंट लाया गया है पार्लियामेंट में, वो थे वी रामास्वामी। आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है अभी सुर्खियों में क्यों? तो हाल ही में देखिए वी रामास्वामी का निधन हो गया है 96 वर्ष की आयु में। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इन्होंने काम किया है 1989 से लेकर 1994 तक। अब इनके सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए इनके खिलाफ पार्लियामेंट में इंपीचमेंट की प्रोसीजर शुरू की गई थी इन पर 1991 में। आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज के रूप में इनका कार्यकाल था। तब इनके ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगे, जैसे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और इसके अलावा अपने पद के दुरुपयोग का इन पर एलिगेशन था। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत थे 1991 में, तब इनके खिलाफ लाया गया था पार्लियामेंट में इंपीचमेंट। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए राष्ट्रपति को हटाने जैसी प्रक्रिया का यूज किया जाता है। और आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट की प्रोसीजर की बात की गई है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कब से कब तक कार्यरत थे? 1989 से लेकर 1994 तक। अब 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। आपको पता है जो इंपीचमेंट की प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में देखने को मिलती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जाएगा। तो इसके लिए प्रोसीजर आती है लाइक इंपीचमेंट। इसमें क्या होता है, अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है जज को हटाने के लिए, तो लोकसभा के कम से कम 100 मेंबर जो एमपी हैं लोकसभा के, उनका समर्थन चाहिए होता है। वहीं पर अगर यह प्रोसीजर राज्यसभा में शुरू की जाती तो 50 सांसदों का समर्थन चाहिए होता इंपीचमेंट लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर। अब जैसे मान लो आ गया किसी भी एक हाउस में, तो उसके बाद 3 मेंबर की एक कमेटी गठित की जाती है जो कि जांच करती है उस एलिगेशन की। अब इन 3 मेंबर की कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं या फिर अदर कोई जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, एक होते हैं हाई कोर्ट के जज, और एक मेंबर होते हैं जिनको लॉ के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो कोई वकील भी हो सकते हैं और विधि वक्ता के रूप में या फिर कोई अदर जज के रूप में भी ये व्यक्ति हो सकते हैं जिनको विधि का ज्ञान हो। तो 3 मेंबर की कमेटी गठित की जाती है, ये रिपोर्ट देती है और उसके बाद पार्लियामेंट में मतदान शुरू होता है इंपीचमेंट पर। और उपस्थित और मतदान करने वाले मेंबर्स का 2/3 मेजोरिटी से अगर दोनों हाउसेस में वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटा सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाने की। वैसे पॉलिटी में जब मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की थी, सारी एक एक फैक्ट मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ओके, तो वहां पर भी आपको पता चल गया होगा और यहां पर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये कौन थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? वी रामास्वामी, जिनका हाल ही में निधन हुआ 96 वर्ष की आयु में। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्रंटियर टेक हब जो कि क्वांटम कंप्यूटर के विकास के लिए या क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास के लिए लाया गया, इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है नीति आयोग को। नीति आयोग हाल ही में इसने नीति फ्रंटियर टेक हब को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करना। अब देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वांटम मैकेनिज्म के सिद्धांतों पर कार्य करता है। और जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो जिस भी प्रॉब्लम को बहुत मुश्किल से हल कर पाते हैं
उनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको बहुत ही इजी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर। तो एक क्वांटम मैकेनिज्म के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, जिसके विकास के लिए नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब की हाल ही में शुरुआत की है। नीति आयोग के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में नीति आयोग को जाना जाता है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। चेयरमैन हमेशा इसके पीएम होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन के पद पर या चेयरमैन के पद पर सुमन बेरी वर्तमान में कार्यरत है। सीईओ के रूप में कार्यरत है BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग को भी याद रखिए, और इसने जिसे लॉन्च किया है नीति फ्रंटियर टेक हब, किसके विकास के लिए? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास के लिए, ठीक है। होली की सेल आप सभी के लिए कंटिन्यू है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। काफी सारे कोर्सेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। वैसे सभी कोर्सेस आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अभी अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए, रेलवे टारगेट बैच या SSC बैच या NTPC टारगेट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको अभी होली सेल में 650 में 650 रुपए में ये अवेलेबल है। आप इसे अवेल कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर, और विजिट कीजिए, एक बार चेकआउट कीजिए। सभी कोर्सेस अभी आपको अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। और कोई भी आपको हर्डल आता है, डाउट आता है, तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रोज देता हूं मैं, आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी क्वेरी यहां पर सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हाल ही में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? नाम क्या है? गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद। ये क्लासिकल म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, शास्त्रीय संगीत के लिए। कर्नाटक म्यूजिक में, है ना, शास्त्रीय, जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत है उसमें इनका काफी योगदान रहा है। कर्नाटक म्यूजिक को इन्होंने पूरे देश में प्रसिद्धि दिलवाई है। इसीलिए गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद बहुत ही फेमस व्यक्ति है। भारत के पीएम ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया 76 वर्ष की आयु में। यहां पर आप इनकी इमेज देख लीजिए। 76 वर्ष की आयु में कर्नाटक का संगीत, क्लासिकल संगीत को इन्होंने पहचान दिलवाई है। इसके अलावा 2020 में संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है। कौन है? क्लासिकल सिंगर गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, कर्नाटक से आते हैं। हाल ही में 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 54th नेशनल सेफ्टी वीक 2025 इस बार कब से कब तक मनाया गया? तो 54th नेशनल सेफ्टी वीक मनाया गया है 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक 2025 में। अच्छा, आपको पता है 4 मार्च को ही नेशनल सेफ्टी डे भी मनाया गया, और यहीं से शुरुआत हुई है नेशनल सेफ्टी वीक की। मनाता कौन है? तो इसका आयोजन करवाता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। इस संस्था की बात करते हैं तो वर्क प्लेस सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था काम करती है। वर्क प्लेस सेफ्टी मतलब, देखिए, जोखिम भरे अगर कोई उद्योग है तो वहां पर सेफ्टी इक्विपमेंट कितने अच्छे हैं, है ना, सुरक्षा के लिए कितने अच्छे उपाय किए गए हैं, जो उद्योग हैं वो कितना अच्छा उपाय कर सकते हैं, लोग कंफर्टेबल है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं, इन सभी पर वर्क प्लेस सेफ्टी पर काम करता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यही नेशनल सेफ्टी डे भी मनाता है, और इसी के द्वारा आयोजित किया जाता है नेशनल सेफ्टी वीक। पूरे देश में जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जो इंडस्ट्री है, उद्योग या कंपनी है, उन्हें इस चीज के लिए अवेयर करना कि भाई आपके जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को आप एश्योर करो। आप ये चीज देखो कि उन वर्कर की सेफ्टी के लिए आपने कितने काम किए और वो सुरक्षित है या नहीं। इसी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए नेशनल सेफ्टी वीक का आयोजन किया जाता है। इस साल मनाया गया 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। अब इस डे की थीम की बात करते हैं, तो सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत 2025 में इस वीक की थीम है। तो यहां पर हमको समझ में आ गया नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया
जिसका गठन किया गया था 4 मार्च 1966 को, और यह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये एक और चीज है, इसका ईयर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे आ जाएं। हाल ही में जारी YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में पहले स्थान किसे मिला है? एक रैंकिंग है YouGov रैंकिंग, मतलब कंपनी का नाम है YouGov, कंपनी का नाम बोल सकते हैं आप इसको। ये रैंकिंग निकालता है YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस रैंकिंग में इस चीज को देखा जाता है कि देश में किस ब्रांड पर लोगों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, और इसके आधार पर रैंकिंग निकाली जाती है YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग। 2025 की इस रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है अमेजन कंपनी को। इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट है लोगों को इंडिया में अमेजन कंपनी पर, ठीक है। और इसी रैंकिंग में दूसरा स्थान दिया गया फ्लिपकार्ट को। थर्ड प्लेस दिया गया है अमूल कंपनी को। यहां पर टॉप 3 में शामिल होने वाली एकमात्र एफएमसीजी ब्रांड है अमूल। एफएमसीजी समझते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो डेली यूज में जो कंज्यूमर यूज करते हैं जिन चीजों को, उसकी कंपनी। टूथपेस्ट हो गया, चिप्स हो गई, मिल्क प्रोडक्ट हो गए। तो अमूल यहां पर तीसरी रैंक पर है YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में, है ना। रैंकिंग YouGov के द्वारा निकाली जाती है, एक इंटरनेशनल ऑनलाइन रिसर्च डेटा एनालिस्टिक समूह या कंपनी जो इस डेटा को जारी करती है, और सन 2000 में इसने इसकी शुरुआत की थी। तो इंडिया में मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की बात करें, मोस्ट वैल्यूड ब्रांड की बात करें, तो पहले पर आ जाता है अमेजन इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग, दूसरे पर आ जाता है फ्लिपकार्ट, और तीसरे पर आ गया अमूल। हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत का पहला राज्य जिसने खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की, यह हो जाएगा असम राज्य। असम ने बाउंड्री सिक्योरिटी के पर्पस से, है ना, अपनी राज्य की सिक्योरिटी के पर्पस से घोषणा की है कि भैया हम अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। असम के बजट में यह घोषणा की गई 2025-26 के। आपको पता है हाल ही में असम सरकार ने अपना बजट रखा है। असम के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अजंता नियोग। इन्होंने 2025-26 के लिए बजट पेश किया और इस दौरान घोषणा की कि भाई हम अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। इसका नाम है असम सैट। पहला राज्य बनेगा असम जिसका खुद का सैटेलाइट होगा। क्यों? बॉर्डर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर डिस्प्यूट खत्म करना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए राज्य में यह काम करेगा जो इनका सैटेलाइट है। मदद ली जा रही है इन स्पेस और इसरो, इन दोनों के साथ मिलकर इस सैटेलाइट को विकसित किया जाएगा। असम का जो बजट आया उसकी भी बात कर लेते हैं। 2025-26 का बजट है, तो टोटल बजट का जो साइज रहा वो 2,63,000 करोड़ रुपए बजट का साइज। इसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट की बात करें तो 2,62,913 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट। पॉइंट के बाद का नंबर देख लेना। टोटल एक्सपेंडिचर रहेगा 2,60,959 करोड़ रुपए। बजट सरप्लस में है ऑलमोस्ट 1,954 करोड़ रुपए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा 1,17,225 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर 38,759 करोड़ रुपए। यह असम का बजट है। साइज कितना है? 2,63,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में महिला समृद्धि योजना कहां पर लॉन्च की गई? तो महिला समृद्धि योजना को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है दिल्ली सरकार को। आपको पता है जब इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, असेंबली इलेक्शन, तो बीजेपी ने घोषणा की थी कि 2,500 रुपए देगी वो राज्य की जो महिलाएं हैं उनको। अब इसी योजना को लागू करने के लिए जो योजना लाई गई है, इसी अपने कमिटमेंट को लागू करने के लिए, वो है महिला समृद्धि योजना। तो इसके तहत दिल्ली सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए पर मंथ की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। वैसे एमपी में लाडली बहना योजना, काफी देखिए जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं वहां पर ऐसी घोषणाएं होती है और योजनाएं बाद में लागू भी होती है। जैसे एमपी में लागू है, महाराष्ट्र ने लागू की है।
तो अब तो सब राज्य लागू कर रहे हैं, झारखंड में लागू है ना। तो अब दिल्ली ने 2500 रुपए पर मंथ राज्य की गरीब कमजोर महिलाओं को देने के लिए महिला समृद्धि योजना को लॉन्च किया है, राज्य में लागू करने की घोषणा की थी पहले, अब इसने लॉन्च किया है। योजना का काम क्या है, नाम क्या है, महिला समृद्धि योजना। अभी यहां पर हम राज्य की मिनिस्ट्री की बात करते हैं। 7 मिनिस्टर हैं दिल्ली में। रेखा गुप्ता बीजेपी की सीएम है। इसके अलावा राज्य में फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर, ये डिपार्टमेंट इनके हाथ में। प्रवेश वर्मा की बात करें तो ये डिप्टी सीएम है। आशीष सूद की बात करें तो होम एंड एजुकेशन मिनिस्टर है। इसके अलावा मजिंदर सिंह सिरसा की बात करें, एनवायरमेंट मिनिस्टर। कपिल मिश्रा टूरिज्म मिनिस्टर है। रविंदर सिंह सोशल वेलफेयर और SC/ST वेलफेयर इनके हाथ में है। पंकज कुमार सिंह की बात करें तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर या हेल्थ मिनिस्टर हैं पंकज कुमार सिंह। तो ये 7 मंत्री है दिल्ली में जिनकी मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई। हाल ही में जारी IQ एयर 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो स्विट्जरलैंड है ना, की एक एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है IQ एयर। इसके द्वारा वर्ल्ड की अलग अलग देशों की शहरों की लिस्ट जारी की जाती है प्रदूषण के आधार पर। और IQ एयर की 2024 के लिए जो रिपोर्ट हाल ही में आई है उसमें भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में। कौन से स्थान पर है इंडिया? 5वें स्थान पर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है 2024 के लिए IQ एयर। तो भारत विश्व में 5वां सबसे प्रदूषित देश है। अब आपको पता है विश्व में सबसे, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित शहर भारत के असम में है बर्नीहाट। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल की बात करें तो यह भी भारत की राजधानी है दिल्ली। 2023 में भारत को 3रे स्थान पर रखा गया था, लेकिन अब भारत की जो रैंक है वो सुधरी है और अब भारत 5वीं रैंक पर आया, मतलब पॉल्यूशन कम हुआ है ना। तो 2023 में हम 3रे स्थान पर थे, अब 5वें स्थान पर है। यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि इस रिपोर्ट में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 इंडिया के। आपको एक तो पता चल गया, असम का बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर पूरे वर्ल्ड में, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी, पंजाब का मुल्लापुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम हरियाणा में है, लोनी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ये टॉप 20 में शामिल है। अच्छा, इंडिया 5वें स्थान पर है, तो टॉप 3 कौन प्रदूषण में? पहले स्थान पर चाड, सेकंड पर बांग्लादेश, तीसरे पर पाकिस्तान, हमारी नेबर कंट्री, चौथे पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और 5वें पर है इंडिया। ठीक है। IQ एयर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है हर साल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी स्विट्जरलैंड की। तो यह 2018 से इस रिपोर्ट को जारी कर रही है। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सीपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन सा बड़ा हथियार आयातक देश है? तो सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है, दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, जो कि सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। सीपरी की रिपोर्ट है जो कि स्विट्जरलैंड के स्टॉकहोम बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका नाम ही है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने बताया कि 2020 से लेकर 2024 तक भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश है, सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश दूसरा। पहले पर कौन? पहले पर है यूक्रेन। इसको तो करना ही पड़ेगा, अभी युद्ध चल रहा है 2 साल से, तो ये पहले नंबर पर है। 8.8% तक यूक्रेन ने खरीदे हथियार। दूसरे नंबर पर इंडिया आता है 8.3% तक। थर्ड पर आता है कतर 6.8%। पूरे वर्ल्ड में जितने भी हथियार इंपोर्ट हुए हैं उनमें
6.8% किसने खरीदे हैं? कतर ने। तीसरे नंबर पर पहला यूक्रेन, दूसरा इंडिया और तीसरा कतर। सबसे ज्यादा हमने हथियार किससे खरीदे? सबसे ज्यादा हमने खरीदे रशिया से 36%, सेकेंड पर फ्रांस 28%, थर्ड पर इजराइल 34% और फोर्थ पर आता है यूएसए 13%। ठीक है, तो कुछ और भी डेटा है यहां पर, जैसे एशिया और ओशिनिया में 2020 से 2024 के दौरान जो आर्म्स इंपोर्ट है उसमें 21% की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी यह सबसे बड़ा हथियार आयातक क्षेत्र है। 33% एशिया और ओशिनिया के देश ही आयात करते हैं हथियारों को। इस क्षेत्र में 4 टॉप जो इंपोर्टर कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो सीपरी की रिपोर्ट है, स्विट्जरलैंड का एक संस्था है सीपरी, स्विट्जरलैंड के स्टॉकहोम की, स्थापना की गई थी 1966। डन, आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेटलैंड वाइस यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वेटलैंड वाइस यूज, वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए है ना, कैटेगरी है ये वेटलैंड वाइस यूज। इसके लिए रामसर अवार्ड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा जय श्री वेंकटेशन को, इंडिया की पहली भारतीय महिला जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन है ये? केयर अर्थ ट्रस्ट की एक सह संस्थापक है जयश्री वेंकटेशन। इनको रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज के लिए दिया गया। यह एक कैटेगरी है जिससे इन्हें सम्मानित किया गया और यह अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली इंडियन ही बोल लो, पहली इंडियन। ठीक है, तो वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। अब यहां पर देखिए, रामसर अवार्ड की बात करते हैं, जिस अवार्ड की बात की जा रही है रामसर कंजर्वेशन के तहत, यह जो अवार्ड है वेटलैंड कंजर्वेशन में योगदान देने वाले व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। यूनेस्को के द्वारा शुरुआत की गई थी 1996 में और 10,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि यहां पर दी जाती है। अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन हमारे लिए जो हमको मिला है उस कैटेगरी को हमको याद रखना पड़ेगा। वाइस यूज के लिए इस कैटेगरी में एक इंडियन को मिला है और ये इंडियन हो जाती है कौन? जयश्री वेंकटेशन। अब इंडिया में रामसर साइट की बात कर लेते हैं। इंडिया में अगर हम रामसर साइट की बात करें तो इंडिया में वर्तमान में वेटलैंड के आधार पर 4 रामसर साइट लास्ट में जोड़ी गई थी, है ना। अभी 89 रामसर साइट इंडिया में देखने को मिलती है। कितनी? 89। अभी फरवरी में ही 4 जुड़ी है नई, पहले 85 थी। 4 जो नई जुड़ी, तक्करा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थेरथगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ये दोनों तमिलनाडु में है। खेचियो पलरी वेटलैंड सिक्किम और उधवा झील यह है झारखंड। सिक्किम की यह पहली रामसर साइट है और झारखंड की भी उधवा झील पहली रामसर साइट है। ऑल ओवर 89 रामसर साइट है और सबसे ज्यादा रामसर साइट 20 तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रामसर साइट, याद रखिएगा। 12 मार्च के यहां पर हमने सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर हम क्या क्वेश्चन था हमारा? जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में सबसे अधिक अवार्ड किसे दिए गए? लापता लेडीज। कौन सा नेशनल पार्क भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना? माधव नेशनल पार्क, आंसर बी। खंजर सैन्य अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो यह 12th एडिशन है। हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया? रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के। कनाडा के अगले पीएम के रूप में जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस कौन करेंगे? मार्क कार्नी। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? इंडिया ने। हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो यह ब्रांड एम्बेसडर बनी है नारिका कंपनी की। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जारी की गई पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है
मदन मोहन सती। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज, यह मनाया जाता है 10 मार्च को, आंसर बी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था, हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के किस प्रोफेसर को यूनेस्को अवार्ड 2026 ट्वास अवार्ड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया किसको? सुमन चक्रवर्ती, आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर है। ओके, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति भारत के प्रेसिडेंट बने? तो ये थे अब्दुल कलाम आजाद, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है कटी बिहू असम में। ताडोबा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो यह देखने को मिलता है महाराष्ट्र राज्य में, ताडोबा नेशनल पार्क। ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए, खेड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये साहू जी महाराज और ताराबाई के मध्य का युद्ध है ना, जो मराठा साम्राज्य में हुआ था। तो कमेंट कीजिएगा खेड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। जीआई टैग प्राप्त एथिकोप्पका खिलौने किस राज्य से संबंधित है? और रेणुका वेटलैंड जिसे 2005 में नामित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉज करके आराम से पढ़ो, कमेंट में आंसर करो, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके ही जाना। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।